वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंगरूट। मैं हूं अंशिमा शर्मा और हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेशनल इनकम पार्ट 4। आज के इस वीडियो में हम जो मेथड डिस्कस करेंगे वो है एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इससे पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी है, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वो वीडियोस देख लें, तभी आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Expenditure method. Expenditure method is a system for calculating gross domestic product that combines the consumption, investment, government spending and net exports. तो इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड डिस्कस कर चुके हैं। वैल्यू एडेड मेथड में हम जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका वैल्यू कंसिडर करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, और उसी तरह से जब हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, तो हर एक इंडिविजुअल, ठीक है, कितना इनकम अर्न कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उस चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, सम लेते हैं, टोटल लेते हैं और वो हमारे पास आ जाता है नेशनल इनकम। और उसी तरह से अब जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि जितने भी तरह के पैसे खर्च किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जब उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। और वो एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाउस होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर, बिजनेसमैन का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन और इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो सब कंसिडर किया जाएगा। तो अभी हम आगे थोड़ा सा करते हैं, लेक्चर के एंड तक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। The expenditure method takes the following elements into कंसिडरेशन। सबसे पहले परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय रेजिडेंट्स एंड हाउस होल्ड। ये मैं और आप जैसे लोग हैं, आम आदमी, ठीक है, आम आदमी क्या करता है, जिन गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करता है अपनी डे टू डे लाइफ में, उसके लिए उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। जैसे अगर आप सुबह से शाम तक अपनी रूटीन देख लीजिए तो आपका क्या होता है, घर में आपको राशन चाहिए, ठीक है, ये आप गुड्स कमोडिटी यूज़ कर रहे हो ना, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बसेज में जा रहे हो, आ रहे हो, वहाँ पे उसका फेयर दे रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है जिसका आप फ़ायदा ले रहे हो और फिर उसके लिए आप पेमेंट भी कर रहे हो, तो ये भी तो आपका खर्चा है ना। तो दिस इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। वहीं पे हम बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस रन किए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जहाँ पे पीपल एम्प्लॉयड किए जाते हैं, ठीक है, और फिर उनसे उनकी सर्विसेज ली जाती है, एंड इन रिटर्न आपको उनको क्या देने होते हैं, मनी देना होता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड वेजेस। तो ये भी क्या हो गया, ये गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर हो गया ना, कि उन्होंने सर्विसेज इस्तेमाल की एम्प्लॉयज़ की और उनको पेमेंट किया, ठीक है, तो ये उनका सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर हो गया। उसी तरह से जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ भी यूज़ करती है, ठीक है, जैसे अगर आप डिफेंस में देख लो, इतनी सारी चीज़ें खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, ठीक है, डिफेंस ही क्यों, एजुकेशन देख लो, ठीक है, एजुकेशन में कितना सारा मटेरियल यूज़ किया जाता है, कितने सारे गुड्स यूज़ किए जाते हैं, तो इनका खर्चा कौन बियर करता है, इनका खर्चा बियर करती है गवर्नमेंट, राइट। तो ये क्या हो गया, इट इज़ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, ठीक है। तो जिस तरह से क्या होता है, हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, उसी तरह से गवर्नमेंट का भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और सिर्फ गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही नहीं, फाइनल एक्सपेंडिचर भी लिया जाएगा। उसी तरह से प्राइवेट इंडिविजुअल का सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही नहीं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी लिया जाएगा। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होगा ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। तो अभी आता है बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस भी क्या करती है, एक्सपेंड करती है, मतलब खर्चा करती है, ठीक है। अभी क्या होता है कि अभी एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि दो चार लोग मिल के आ गए, उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया और हो गया, नहीं, उनको बहुत सारे गुड्स की ज़रूरत होती है, कुछ फिक्स्ड एसेट्स होंगे, कुछ करंट एसेट्स होंगे, ठीक है, जिनकी हेल्प से वो बिज़नेस रन करेंगे और मनी अर्न करेंगे। तो उस चीज़ के लिए उनको खर्चा करना पड़ेगा ना, अगर किसी फैक्ट्री में मशीनें लगानी है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ रखने हैं, उनको सैलरीज देनी है, ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा भी किए जाते हैं। तो ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, इसमें बिजनेस एंटरप्राइजेस का एक्सपेंडिचर आ गया। फिर हम बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स की।
तो अभी क्या है इसमें जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जितनी टोटल गुड्स हमने एक्सपोर्ट की उसमें से आप इंपोर्ट की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप जानते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है, जो हमारी नेशनल टेरिटरीज़ के अंदर हमने गुड प्रोड्यूस किया है, हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स प्रोड्यूस की है, जब हम उसे क्या करते हैं फॉरेनर्स को बेचते हैं, कहीं बाहर दूसरी कंट्री में बेच देते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट। और उसी तरह से जब किसी और इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंपोर्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लेंगे दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हम इंपोर्ट क्यों नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये जो कमोडिटी अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं ना, तो इट वाज नॉट प्रोड्यूस्ड इन आर इकोनॉमी, हमारी नेशनल टेरिटरीज़ में प्रोड्यूस नहीं हुई थी, ये कहीं और का प्रोडक्शन है, ठीक है, जिस पे हम क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। खर्चा भले ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस कहाँ हुई है गुड्स, किसी और इकोनॉमी में। उसी तरह से एक्सपोर्ट पे क्या हो रहा है, खर्चा वो लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये गुड्स कहाँ प्रोड्यूस हुई थी, हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई थी, तो इसकी जो वैल्यू है वो कंसीडर की जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है कि कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट की जब वैल्यू को आप कंसिडर करते हो, ठीक है, तब आपका क्या होता है, नेशनल इनकम आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स लिए जाते हैं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने बताया आपको कि एक्सपेंडिचर दो तरह के होंगे, ठीक है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होंगे, जैसे हम लोग जो जैसे डे टू डे लाइफ में हमें जो चीज़ें चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो हम क्या कर ले, बहुत फ्रिक्वेंटली हम जो क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ये क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए खर्च किया जाता है, ठीक है, और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। अभी हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक कंपोनेंट को। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूडेड होगा। उसी तरह से फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट, ये तीन चीज़ें आएंगी। अब ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के होते हैं, एक तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने किए हैं, हाउस होल्ड से खर्चा हुआ है, और दूसरा जो गवर्नमेंट ने किया है। तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉट प्रॉफिट institution serving households on all types of consumer goods, that is durable except house, semi durable, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या कहता है कि हाउस होल्ड के द्वारा जितना भी खर्चा किया जाता है, ड्यूरेबल गुड्स हैं वो चाहे सेमी ड्यूरेबल गुड्स है या नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, ठीक है, और सभी तरह की सर्विसेज पे जो खर्चा किया जाता है उसे हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिर्फ क्या कहता है ये कि अगर हाउस की कंस्ट्रक्शन में कोई खर्चा हुआ है ना, तो दैट वोंट बी इंक्लूडेड इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि वो क्या होगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। मैंने बताया था ना, लॉन्ग रन के लिए आप क्या करते हो, खर्च करते हो, ठीक है, तो वो आपका क्या आता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। फिर हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स वेदर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और अब्रॉड। तो अभी ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाले पॉइंट में अक्सर मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कहते हैं जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं ना, ठीक है, उन्होंने वो खर्चा डोमेस्टिक टेरिटरीज़ के अंदर किया है या डोमेस्टिक टेरिटरीज़ के बाहर, यानी कि अब्रॉड जाके वो खर्चा किया, इट विल बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये खर्चा बाहर जाके हुआ है तो नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है, ये खर्चा तब भी इंक्लूड होगा। और उसी तरह से अगर बाहर के देशों से कोई टूरिस्ट आए हैं, फॉरेनर्स आए हैं और वो यहाँ हमारी इंडियन मार्केट में क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उसका जो खर्चा है वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो जब अपने टूर्स पे जाएंगे, ठीक है, कहीं बाहर अब्रॉड जाएंगे, तो वहाँ पे भी अगर वो कोई खर्चा कर रहे हैं ना, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जबकि जो फॉरेनर्स लोग यहाँ पे आए हैं, टूर पे आए हैं और वो यहाँ पे आके हमारी इंडियन मार्केट में पैसा
खर्च कर रहे हैं ना, तो भी वो इंक्लूड नहीं होगा. सो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द रेजिडेंट ड्यूरिंग देयर फॉरेन टूर ट्रैवल विल बी एडेड इन private final consumption expenditure. However, any expenditure incurred by the non-residents and foreign visitor in the domestic market will be deducted from private final consumption expenditure. अब आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब गवर्नमेंट का भी क्या होता है, बहुत तरह से बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन एट्सेट्रा. गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ सोशल वेलफेयर विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. तो अभी गवर्नमेंट को ये क्या कहता है, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हो गया, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, और भी इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट करता है, नॉट विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बट विद द इंटेंशन ऑफ सोशल वेलफेयर. तो इसमें जितना भी खर्चा गवर्नमेंट करती है उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या है, सबसे पहले इट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन अक्वायरिंग गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोडक्शन यूनिट लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. तो ये क्या होता है कि जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक ऐसा खर्चा होता है ना जो किया जाता है और पैसा कमाने के लिए, ठीक है. अगर देखा जाए तो क्या होता है, जब हम खर्च करते हैं पैसा, अब जैसे कोई बहुत बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या कर लिया, एक मशीन खरीद ली, ठीक है, तो उसको हम सिर्फ खर्चा नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि मशीन आ गई और बस पड़ी रही, ठीक है, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है. क्यों, क्योंकि उस पर पैसा खर्च करने के बाद और इनकम जनरेट होगी, ठीक है, इट विल हेल्प इन जनरेटिंग द एडिशनल इनकम. तो ये क्या हो गया, ये एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ GDCF. सबसे पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है. तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है, इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट. अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो आपको क्या है, मैन पावर की ज़रूरत है, ठीक है, मशीनरीज़ की ज़रूरत है, राइट, और आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, ठीक है. तो मशीनरी के ऊपर खर्चा कैसा होगा, आप एक बार मशीन खरीदोगे, फिर वो लॉन्ग टर्म तक आपके पास आपके लिए काम करेगी, ठीक है, और आपको और पैसा कमाने में हेल्प करेगी. तो ये आपका क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट. और करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो कि अब जैसे आपने रॉ मटेरियल लिया है तो प्रोसेस होगा, ठीक है, उसके बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और ड्यूरिंग दैट ईयर ही उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको बेचकर कैश में कन्वर्ट भी किया जाएगा. तो वो आपके हो गए करंट एसेट. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट. भले ही आपने मशीनरी रीसेल पर्पज से नहीं खरीदी है, बट वही मशीनरी आपके लिए काम करके आपको इनकम जनरेट करके देगी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट. फिर आता है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. अब ये क्या होता है, इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी बिजनेस में प्लांट्स पे, मशीनरी पे, इक्विपमेंट्स पे, ठीक है, इस तरह का कोई खर्चा किया जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो अभी यही चीज़ जब क्या करती है, यही चीज़ अब ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट. अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूं तो हाउस होल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे आप कंसिडर करोगे, जो कि उन्होंने घर बनाने में, कोई भी नया घर खरीदने में या नया घर बनाने में, ठीक है, जो भी हाउस होल्ड ने क्या किया है, खर्चा किया है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्रिएट करने में जो एक खर्चा किया है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय द हाउस होल्ड. तो ये सबसे पहले हो गया, ये जो बिजनेसमैन खर्चा करते हैं, ठीक है. दूसरा, ये जो आपका जो हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, वो जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं. अब तीसरा हो गया ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कि गवर्नमेंट जो खर्चा करती है. अब देखो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे फ्लाईओवर्स बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ठीक है, सड़कें बनवाना,
ठीक है, डैम्स बनवाना, तो ये सारे खर्चे कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। तो ये भी तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है और मतलब फिक्स्ड एसेट क्रिएट किया जा रहा है। एसेट का मतलब हुआ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी क्रिएट की जा रही है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये 3 चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। क्या क्या? सबसे पहले कि जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, जो फिक्स्ड एसेट पे खरीदने के लिए खर्चा किया जाता है बाय द बिजनेसमैन, ठीक है, मतलब किसी भी बिजनेस के द्वारा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस, ठीक है। और उसी तरह से हाउस होल्ड कैसे इन्वेस्ट करता है? जैसे जब वो घर कंस्ट्रक्ट करता है या खरीदता है, ठीक है। और उसी तरह से गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है बाय मेकिंग फ्लाईओवर्स, रोड्स, ब्रिजेस, ठीक है, या फिर कोई और तरह की प्रॉपर्टी बना के, ठीक है। तो ये उनका हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? अब ड्यूरिंग द ईयर एक प्रोड्यूसर ने जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए, जाहिर सी बात है कि वो सारे के सारे सेल नहीं भी होते कई बार, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ आइटम्स अनसोल्ड रह जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो भले ही वो क्या हुई, इस साल गुड्स सेल नहीं हुई, ठीक है, लेकिन वो प्रोड्यूस तो ड्यूरिंग द ईयर ही हुई है ना, ठीक है, ड्यूरिंग द करंट ईयर ही वो प्रोड्यूस की गई है। तो आपको क्या अज्यूम करना है कि दोज अनसोल्ड गुड्स आर सेल्फ कंज्यूम्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और आपको उसकी वैल्यू कंसीडर करनी है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर अभी नहीं बिकी है तो नेक्स्ट ईयर तो वो गुड्स बिक ही जाएगी, ठीक है, एंड दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड विद द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है, और उस पर पैसे आएंगे भी। तो फॉर द करंट ईयर आपको क्या अज्यूम करना है कि प्रोड्यूसर ने वो सेल्फ कंज्यूम कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है कि जब आप क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हो। अब हम ओपनिंग स्टॉक को क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर आपका है ना, नेक्स्ट ईयर में वही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। जैसे 2019 के लास्ट में आपकी कोई कमोडिटी अनसोल्ड रह जाती है, ठीक है, तो वही कमोडिटी क्या होगी 2020 में, जब हम लोग फिर से अपना, क्योंकि एक जो अकाउंट्स बनते हैं वो फॉर 1 ईयर बनते हैं, ठीक है, तो जब दूसरा साल शुरू हुआ ना, तो साल की शुरुआत में ही वो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो अब उसकी जो वैल्यू है, क्योंकि वो क्या हो चुकी है? प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट की जा चुकी है, तो टू अवॉइड द डबल कैलकुलेशन उसको क्या करते हैं? नेक्स्ट ईयर में अवॉइड करते हैं, मतलब उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक को हमें क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक में से सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना, अकाउंट्स में तो सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो लेकिन जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक को कंसिडर नहीं करना है, उसे लेस कर देना है, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आपको क्या करना है? वो ऐड कर देना है। और यहाँ पे जो हमने लेस किया ना, अब क्योंकि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से वो कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है, कि 2020 की बात यहाँ पे कहाँ से आई। तो दिस इज़ नॉट द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2020, दिस इज़ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2019, ठीक है। 2018 में भी तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा ना, जो 2019 में आके क्या बन गया? ओपनिंग स्टॉक बन गया, ठीक है। और अगर हम लोग 2019 का नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2019 के क्लोजिंग स्टॉक में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 2019 का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन नहीं हुआ था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हुआ था तो हम श्योर अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। Now, it refers to the physical change in the stock of the raw material, semi-finished good and finished good lying with the producers. It is included as an investment item because it represents the goods produced but not used for current consumption. It is calculated as the difference between the closing stock and the opening stock of the year, ठीक है। तो ये था आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब जो लास्ट आपके पास रह जाता है दैट इज़ नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नेट एक्सपोर्ट क्या होता है। तो दिस विल बी कंसिडर, दिस विल बी एडेड टू वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, येस, देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, विच यू नीड टू नोट डाउन, ठीक है।
कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द परचेज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आइदर ओल्ड और न्यू इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट। देखिए अब क्या हो सकता है कि अगर आप लोग शेयर्स खरीद रहे हो ना, ठीक है, तो आपको क्या लग सकता है कि ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, हाँ, ठीक है। अब आपके क्या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं की गई है, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं की गई है जिस पे क्या किया गया हो, इनकम जनरेट किया गया हो। इट इज़ मेयर अ ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रिकॉशंस। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जब नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो वो क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑन ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एस्टिमेशन, वाइल इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी इंक्लूडेड। तो हम वैल्यू एडेड मेथड में ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू एडेड क्या होता है, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। अब देखिए जब आप खर्च कर रहे होते हैं ना, ठीक है, जैसे सपोज करो आप एक नोटबुक खर्च कर रहे हो, ठीक, सॉरी, नोटबुक खरीद रहे हो, तो उस पर जो भी खर्चा हुआ आप कैसे क्लासीफाई करोगे कि ये इतना सा प्रोडक्शन का कॉस्ट है, इतना सा टैक्सेस का कॉस्ट है, इतना सा ये सारी चीज़ें, राइट, ये सब चीज़ें करना मुश्किल हो जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को कंसिडर करते हैं। तो जब हम फाइनल एक्सपेंडिचर को हर यूनिट से क्या कर रहे हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर को ले रहे हैं ना, तो अभी क्या होगा, हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स भी तो होंगी ना। तो आपको क्या करना है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब एज अ रॉ मटेरियल जो आपने सामान खरीदा था, उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है वो नहीं खरीद लेना है, ठीक है, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, वो डबल काउंटिंग हो जाएगी एक्सपेंडिचर की, ठीक है, क्योंकि वही रॉ मटेरियल क्या हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट बना है, और उस फाइनल प्रोडक्ट में उस इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है। तो हमें क्या करना है कि जब हम लोग जो फाइनल एक्सपेंडिचर करेंगे ना, ठीक है, सिर्फ वही हमें क्या करना है, कंसिडर करना है, मतलब जो फाइनल खर्चा हुआ वही हम लोगों को ऐड करना है जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एस्टिमेशन ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। कि अगर हम कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदने के लिए खर्चा कर रहे हैं ना, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हम ये चीज़ पहले कर चुके हैं कि जो सेकेंड हैंड मशीनरी है इट वाज प्रोड्यूस्ड कभी पहले, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर में या कभी भी पहले, ठीक है, जब भी उसको ओरिजिनली खरीदा गया था, ठीक है। तो सेकेंड हैंड जो भी आपने कमोडिटी सेल की है वो ड्यूरिंग द करंट ईयर प्रोड्यूस नहीं की गई है, इसलिए हम उसे क्या करेंगे, नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो दिस वाज इट अबाउट नेशनल इनकम। अब हमारा नेशनल इनकम कंप्लीट हो चुका है, तीनों मेथड्स हम कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन अगर कोई भी डाउट्स होते तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार फिर से रीकैप कर लेते हैं तीनों ही मेथड्स को। तो सबसे पहले आता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, आपके पास 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इन तीनों ही सेक्टर्स की आप क्या करते हो, अगर आप नेट वैल्यू एडेड ले रहे हो या ग्रॉस वैल्यू एडेड ले रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आई एम श्योर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे चार्ट पे नेट वैल्यू एडेड दे रखा है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो अगर आप नेट वैल्यू एडेड ले रहे हो तो आपको क्या लेना है, डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है। तो इन सब का अगर आप इन सबको सम करो तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि जब हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड किया था तो मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ एडेड बाय ऑल दी सेक्टर्स आपको लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर नेट वैल्यू एडेड लिखा भी है तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, प्लस डेप्रिसिएशन भी कहा है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है और हम वहाँ पे क्या लेते थे, GVA एट मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस
सॉरी नॉट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इन प्राइमरी सेक्टर, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इन सेकेंडरी सेक्टर, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इन टर्शरी सेक्टर, और इन तीनों को सम करके आपके पास क्या आ जाएगा, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट को ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए आपने क्या कर दिया, डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, और आपके पास क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय 3 सेक्टर्स एट फैक्टर कॉस्ट। और अब इस फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है इट इज़ ड्यू टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसको ऐड करने के पास आपके पास क्या आ गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो दिस इज ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से आपने क्या कर दिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल गया आपका, दिस इज डोमेस्टिक इनकम। और उसी तरह से इनकम मेथड में क्या हुआ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो हम लोगों ने पढ़ा वेजेस। अब हम लोगों ने 5 फैक्टर्स पढ़े, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और साथ ही में मिक्स्ड इनकम। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बोल दो या फिर वेजेस कह लो, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। फिर आता है आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने बताया था कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, इन सब की जो इनकम है, ठीक है, ये सारी क्या होती है, इम्प्लिसिटली इंक्लूडेड होती है, बट इनको क्लासीफाई करना मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इनकम कहा जाता है। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये जो टर्म है ना, ये कंबाइंड टर्म है, किसके लिए यूज़ की जाती है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये 5 फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है, जो इंक्लूडेड होते हैं नेशनल इनकम में जब हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो इन तीनों को ऐड करके आपके पास क्या आ जाता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जब आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो आपके पास आ जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और उसी में जब आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हो तो आपके पास आ जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो उसी तरह से क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। तो ये है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि हाउस होल्ड्स ने कितना खर्च किया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस हमने अभी अभी किया है, तो आपको याद होगा, ठीक है। तो ये 2 तरह के एक्सपेंडिचर हो गए। अब इन्हीं 2 तरह के एक्सपेंडिचर और कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और फिर आपका आता है ये, दिस इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल, ठीक है, हाउस होल्ड का भी और आपका इन्वेस्टर्स का, बिजनेसमैन का भी, और फिर आपका गवर्नमेंट का भी, ठीक है। तो उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में, और ये चारों मिलके क्या बनाती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको हम ऑलरेडी क्या करते हैं, जो खर्चा होता है ना, खर्चा तो मार्केट प्राइस, मार्केट में वैल्यू, किस वैल्यू पे चीज़ें मिल रही है, ठीक है, तो वो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी होगी ना। तो इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं किया है, या फिर आपका डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ऑलरेडी क्या होती है, ग्रॉस वैल्यू होती है, राइट। तो दिस वाज इट अबाउट नेशनल इनकम। ये सारी चीज़ें आपको आई होप रिवाइज हो गई होंगी, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी आपके पास क्या आ गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अभी हम लोगों ने जो जो भी चीज़ें की उसमें क्या था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आपके पास आ गया। तो अभी आपको पता है आपको कहाँ आना है, आपको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे आना है, क्योंकि नेशनल इनकम को हम कैसे डिनोट करते हैं, विद एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें क्या डिफरेंस है, जी को नेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फिर डी यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए आपको लेस करना पड़ेगा एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि अगर आप सभी लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो अब तक आपको, अब इस पॉइंट तक आने पे आपको इन सब चीज़ों में तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो आज आपका क्या है, नेशनल इनकम यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। और अब एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। कई बार ये चीज़ पूछी जाती है कि नेशनल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आप क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। तो आपकी जो सैलरी है सपोज दैट इज़ 6,000, ठीक है, और आपको आपके पापा से जो पॉकेट मनी मिलती है दैट इज़ 2K, ठीक है, 2000। तो आपके पास टोटल मनी कितना हो गया, 8K, 8000। तो अब ये क्या है, कमाई भले ही आपके पास 6000 है, लेकिन आपको क्या हुआ, खर्च करने के पास आपके पास पैसे कितने अवेलेबल, 8000। तो वैसे ही क्या होता है नेशन का, ये जो आपका नेशनल इनकम है ना, ये वो इनकम है जो मतलब प्रोड्यूस की गई है, जहाँ जो मतलब प्रोडक्शन हुआ है, फिर इनकम जनरेट हुई है आपकी नेशन में, ठीक है। तो ये वो इनकम है जो आपने कमाई की है, ठीक है। लेकिन कमाई के अलावा भी कुछ पैसे होते हैं गवर्नमेंट के पास या फिर इकोनॉमी के पास, नेशन के पास, जो उनके पास खर्च करने के लिए अवेलेबल है। और वो पैसा कहाँ से आता है, एक तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस होते हैं, ठीक है, वो भले ही प्रोड्यूस नहीं किए गए थे, वहाँ पे इनकम जनरेट नहीं हुई, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन के बदले इनकम जनरेट नहीं हुई, ये सिर्फ एक चार्ज था, एक ट्रांसफ़र पेमेंट थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट को की गई, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक तो ये ऐड होगा, गवर्नमेंट के पास तो ये इनकम भी है ना, ठीक है। फिर आता है आपका नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बहुत सारी ग्रांट्स, एड्स होती है या गिफ्ट्स वगैरह के फॉर्म में बहुत सारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स की जाती है, जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो आपको ग्रांट देगी, और आप भी शायद बहुत सारी कंट्रीज़ में इस तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट करते हो। तो इसका नेट करंट ट्रांसफर्स का मतलब है कि जितना पैसा अंदर आया, ठीक है, उसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो पैसा बाहर गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें जब हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में यही डिफरेंस है कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी, ट्रांसफ़र इनकम्स भी आपकी एडेड रहती है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। एक बार, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज़ द सम ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम measures the income available to the nation for the final consumption and gross saving। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और इसी के साथ सक्सेसफुली हमारा नेशनल इनकम ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।